सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डायग्राम के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि पूरा आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएन संधि जो विभव नियंत्रक की तरह उपयोग की जा सकती है वह है, यानी कि ए पीएन जंक्शन विच कैन बी यूज रेगुलेटर, यानी कि जिसका उपयोग रेगुलेटर की तरह हम कर सकते हैं। तो चार ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जेनर डायोड, टनल डायोड, गन डायोड, इनमें से कोई नहीं। तो मैं यही कहूँगा पहले आप आंसर देने का प्रयत्न करें, इसके बाद हम इसका आंसर आपको बताएंगे। आई होप आपने सोच लिया होगा कोई भी एक आंसर यहाँ पर, कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जेनर डायोड। जी हाँ, बिल्कुल जेनर डायोड ही है जो रेगुलेटर की तरह वर्क करता है, नियंत्रक की तरह काम करता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे काम करता है और इसका फंक्शंस क्या होता है और ये कैसा दिखाई देता है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये होता है आपका जेनर डायोड। और ये आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे आपका मोबाइल है उसमें भी यूज होता है इसका, मोबाइल के चार्जर में भी यूज होता है, टॉर्च होती है उसमें भी होता है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इसमें इसका यूज होता है। और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिक्स में, इस प्रकार से। अगर आपको कहीं पर ऐसा सिंबल दिखे, प्रतीक दिखे, तो समझ जाना ये क्या है, जेनर डायोड। और इसमें एनोड इधर रहता है और कैथोड इधर रहता है। तो ये नियंत्रक यानी कि रेगुलेटर की तरह काम करता है। थोड़ा सा और भी इसके बारे में जान लो। जैसा कि खुद आप यहाँ पर देख सकते हो, जेनर डायोड एक प्रकार का डायोड है जो एक साधारण डायोड की तरह बिजली को आगे की दिशा में बहने और उल्टी दिशा में आने से रोकता है। जैसे कि करंट इसी डायरेक्शन में बहना चाहिए, उल्टा वापस नहीं आना चाहिए। तो ये भी एक काम करता है। और इसके अलावा ब्रेकडाउन वोल्टेज से का भी ये काम करता है, तो इसको जेनर वोल्टेज भी कहा जाता है। और ये उल्टी दिशा में बहने वाली धारा को अनुमति नहीं देता। ठीक है, उल्टी दिशा में नहीं, ज़्यादा हुआ तो उल्टी दिशा में। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो मोबाइल है, मोबाइल आपका जब चार्ज में रहता है, आप कभी कभार चार्ज लगाकर सो जाते हो मोबाइल को, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब आपका मोबाइल 100% बढ़ जाता है पूरा, तो ऑटोमेटिक लाइट इसमें जाना बंद हो जाती है। तो ये भी जेनर डायोड का ही है। और आपने देखा होगा कि जब आपका मोबाइल चार्ज में रहता है तो लाइट चली जाती है, तो मोबाइल से करंट वापस इसमें नहीं जाता प्लग में। क्यों? क्योंकि जेनर डायोड अलाउ नहीं करता उल्टी दिशा में बहने के लिए, ये केवल इधर से इधर करंट को जाने देता है। सिंपल, उल्टा मोबाइल से इधर नहीं आने देता। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है जेनर डायोड का। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसके उपयोग से सही हो सकता है? कौन से लेंस के माध्यम से इसको दूर किया जा सकता है? ए मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूज। तो यहां पर देखो, निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है, जो वस्तु है वो क्लियर दिखाई देती है, लेकिन हमको यहाँ पर दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती, ओनली नज़दीक की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब आपके नज़दीक बन रहा है। तो प्रतिबिंब नज़दीक बन रहा है, तो अब इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा? सो बेसिकली सिंपल सी बात है कि अवतल लेंस इसका राइट ऑप्शन होगा, कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर वो कैसे? तो देखिए, डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये है आपकी आंखें, ठीक है, ये आपकी आईज है और ये आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु। जब आप इसको देखते हो तो इसकी किरणें देखो नॉर्मल यहाँ पर बनती है, नॉर्मल में, ठीक है। जब आपको मायोपिया हो जाता है तब प्रतिबिंब आपका पर्दे से थोड़ा यहाँ पर बनता है, बीच में, ठीक है, थोड़ा सा बीच में यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर अब ये यहाँ पर बन गया तो हमको तो यहाँ पर इसको बनाना है पर्दे पे। तो ऑब्वियसली बात है, किरणों को फैलाना होगा। और फैलाने का काम कौन करता है?
आपका अवतल लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है। पढ़ा होगा आपने कि अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है, जबकि उत्तल लेंस किरणों को सिकुड़ा देता है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने अवतल लेंस को, कॉनकेव लेंस को चुना, ताकि हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन सके। और जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे कि मायोपिया में आपका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, तो हमने लेंस का यूज किया तो यहाँ पर बन गया। तो आपका ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से दिख गया और आपको जो मायोपिया था उसका इलाज हो गया इसके माध्यम से। तो इसका राइट ऑप्शन अवतल लेंस होगा। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल आता है और इसमें अवतल आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर अवतल कॉनकेव लेंस होगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ऊष्मा निर्वात में सफर करती है, हीट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो देखो यहाँ पर ऊष्मा निर्वात में सफर करती है, तो इसका ताप चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, विकिरण द्वारा ही यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा, तभी ऊष्मा निर्वात में सफर कर सकती है। आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश और इसकी ऊष्मा हम तक कैसे पहुंच जाती है, विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, क्योंकि वैक्यूम है यहाँ पर तो बीच में, लेकिन फिर भी पहुंच जाती है विकिरण के माध्यम से। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि दर से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बीच में होती है, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट बिटवीन। तो किसके बीच में होती है ये आपको बताना है। तो इसके लिए वो डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अगर वो डायग्राम आपको पता होगा तो समझो आपका काम बन गया। तो बहुत ही सिंपल है, इसका जो रेंज रहता है दर से प्रकाश का, जो यहाँ पर वो रहता है आपका 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर, इस रेंज में रहता है। चलो मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, यह है आपका स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट है ना, इंफ्रारेड, माइक्रो, पूरा इसमें आप देख सकते हो, रेडियो वेव्स, ठीक है। अब इसमें जो हमारा विजिबल लाइट है ये एरिया, तो इसका रेंज आप देख लो यहाँ पर ये नैनोमीटर में दे रखा है। अगर आप इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका 0.4 से 0.7 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो सबसे ज़्यादा जो फ्रेक्वेंसी है वो गामा रेज की होती है, और सबसे कम जो फ्रेक्वेंसी है वो रेडियोज की होती है। और हमेशा वेवलेंथ इसका उल्टा रहता है, यानी कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। ये नियम याद रख लेना, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि जिसकी फ्रेक्वेंसी आवृत्ति ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज़्यादा आवृत्ति कम, इस प्रकार से रहता है इनका सिनेरियो। सो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, किसी गतिमान कण के लिए निम्न में से कौन सा शून्य हो सकता है। यानी कि कोई कण गति में है तो उसके लिए शून्य क्या हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्या डिस्टेंस हो सकती है, क्या स्पीड हो सकती है, या नॉन ऑफ दिस, बताइए। तो बहुत ही आसान है, देखो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो उसके लिए शून्य हो सकता है, वो हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। देखो कोई भी कण है, मान लो ये कण है, ये गति में है ना, तो गति में है तो ऑब्वियसली बात है कि चाल तो इसकी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। और जब गति में है तो दूरी भी तय करेगा, तो दूरी भी शून्य नहीं हो सकती। बचा क्या, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। और आपने देखा होगा कि कोई भी कण जहां से वो चलता है घूम फिर कर अगर वापस वहीं पर आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर चेंज कुछ नहीं हुआ और किया गया कार्य भी 0 रहता है फिर। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते आगे की ओर। अगला यहाँ पर कमरे के ताप पर दी परमाणु गैस की गतिज ऊर्जा प्रति ग्राम मोल होती है। तो सिंपल सी बात है, 3/2 RT। ये क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नाभिक का घनत्व किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में किस क्रम का होगा। तो सिंपल सी बात है, नाभिक का जो डेंसिटी है ऑफ न्यूक्लियस
तो इस क्रम की अगर बात करें तो वो होगा 10⁻17, 10⁻17। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है थ्योरेटिकली। अगला क्वेश्चन, एक दर्पण को 30 डिग्री पर घुमा दिया जाता है, तब परावर्तित प्रकाश कितने कोण पर घूमेगा? बताइए। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 30 डिग्री। जी हाँ, बिल्कुल। परावर्तन के नियम अगर आपने पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको आंसर भी आ गया होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। चलो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। आपने यह पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन में कि जो आपतित किरण है परावर्तन के बाद, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतित किरण परावर्तन के बाद उतना ही एंगल बनाती है जितना उन्होंने आपतन कोण में बनाया था। जैसे मान लो कि ये यहाँ पर 25 डिग्री बना रही है, तो ये भी 25 डिग्री रहेगा। अगर मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपका 30 डिग्री रहेगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये परावर्तन का नियम है और इसी नियम के कारण यहां पर हमारा आंसर 30 डिग्री आया है। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन 30 डिग्री यहां पर होगा। काफी सारे बच्चे कमेंट करते, सर है ना, ये डायग्राम कहां पर मिलेंगे, सर ये पीडीएफ हमको कहां पर मिलेगा? तो मैंने आपको काफी बार बता रखा है कि ये पीडीएफ और ये डायग्राम आपको एमकेएस एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। अगर आपने ये एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा होगा तो देख सकते हो, ठीक है। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन देखो किस प्रकार से आपको देखना है, कैसे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, किस प्रकार से देख सकते हो, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। पहले यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लिंक इसका नीचे दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवेश मान संभव नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? बताइए, जल्दी बताओ। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर ये वाला भी क्या है, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी वाला। याद रखना, 6 × 10⁻⁹ कूलम्ब पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दो सुसंगत ऊर्जा स्रोत विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं जब उनके मध्य कालांतर होगा। तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द, कितना होगा मध्य कालांतर, कितना होगा बताओ? विनाशी व्यतिकरण कब उत्पन्न होता है? जब उनके मध्य कालांतर कितना होगा? पाई होना चाहिए। कितना? पाई। तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा, पाई वाला। क्लियर, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है, प्रत्येक गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। कब करती है बताओ? एवरी गैस बिहेव आइडल गैस। कब करती है? ये चार ऑप्शन दे रखे। जब हाई टेम्परेचर हो, लो प्रेशर हो, या फिर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या नॉन ऑफ दिस। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आई होप आपने सोच लिया होगा। तो सिंपल सी बात है कि आइडल की तरह व्यवहार कब करती है? जब उसका है ना टेम्परेचर हाई हो, टेम्परेचर हाई हो लेकिन प्रेशर लो हो, तब करती है। तो ये रहा आपका ये वाला, उच्च ताप और निम्न दाब पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। देख लो आंसर, उच्च ताप और निम्न दाब। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है और पक्का बनेगा, मोस्ट है ये। ठीक है ना, बढ़ते आगे की ओर। अगला है, यदि लोहे के गोले को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व घटेगा, आयतन बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है, जब गोले को गर्म कर रहे लोहे को तो आयतन बढ़ेगा ना उसका, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सिंपल, गर्म करके भी देख लेना, आयतन बढ़ेगा हमेशा। और चिंता मत करो, क्योंकि आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको फ्री में मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, कोणीय संवेग का विमेय मात्रक है। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग का विमेय मात्रक बताना है आपको।
तो इसका V में मात्रक होगा M1L2T-1। ये रहा, ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो याद रखना, ये आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्वीय विभव ऊर्जा होता है हमेशा, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, या तो धनात्मक, ऋणात्मक, हमेशा शून्य, बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुत्वीय विभव ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, लिख के रख लो, हमेशा ऋणात्मक होती है। काम आएगा, आपके क्वेश्चन बन सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, हमेशा ऋणात्मक। ठीक है ना। अब बढ़ते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, थोड़ा समझना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई पिंड जो एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, उसके संवेग में 50% की बढ़ोतरी की जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बहुत ही बढ़िया। तो कितनी संवेग में 50% की बढ़ोतरी की गई, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो ये 4 ऑप्शन है, 75%, 100%, 125%, 150%। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूमेरिकल इस प्रकार से होगा, जैसे P1 को 100 मान ले, P2 को 150, K1 को 100 और K2 हम ज्ञात करें, तो जैसे हम इसको इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे, K2 अपॉन K1, P2 अपॉन P1, तो स्क्वायर लगा देंगे। तो K2 हमको ज्ञात करना है, बाकी K1 हमको पता है, ठीक है, और P2 P1 भी पता है, तो इनके मान को भर देंगे और इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो K2 जब इसको स्क्वायर में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो आप यहाँ पर 225, और इसको चेंज करेंगे KE में, तो KE में 125 आ जाएगा। तो ये 125 यहाँ पर देख लो, आप खुद देखो, 125 आंसर हमारा आ गया। तो याद भी रख सकते हो कि 125% की वृद्धि होगी। अगला, द रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल। रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा के, द्रव्यमान के, संवेग के, बताइए। एनर्जी, मास, मोमेंटम, कौन सा राइट ऑप्शन होगा बच्चों? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण पे ये काम करता है। ऑप्शन इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणें किस किरण के समान होती है? कैथोड किरणें किस किरण के समान होती है? एक्स किरणें, गामा किरणें, यानी कि यहाँ पर आप बीटा अल्फा भी देख सकते हो। और कैथोड किरणें क्या होती है? आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि एक मेटल पे जब प्रकाश डाला जाता है, आपको पता होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो किसके समान होते हैं ये आपको बताना है। जो पुराने जमाने में जो टेलीविजन होती थी, इसमें भी एक नलिका आती थी इस प्रकार की, ठीक है, उससे भी निकलते थे इससे, और फिर आप टेलीविजन में यहाँ पर देख पाते थे, ठीक है, चित्र प्रदर्शन। तो सिंपल सा आंसर होगा बीटा कणों के। राइट ऑप्शन इसका होगा बीटा कणों के। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैथोड किरणें किस किरण के समान होती है, तो बीटा कणों के समान होती है। चलिए यहाँ पर और भी देख लो, ये इस प्रकार की होती है कैथोड किरण। ये कैथोड रेज ये निकल गई है ना, ये कैथोड, ये एनोड, ठीक है, और ये यहाँ पर लो प्रेशर रहता है, और ये डिस्चार्ज ट्यूब रहती है, और ये ग्रीन ग्लो होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा 12th में। तो ये आपकी कैथोड रे होती है। अगला आता है आपका न्यूमेरिकल टाइप। यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लिट के बीच की दूरी आधी एवं स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को 2 गुनी कर दे, तो प्रिज्म की चौड़ाई होगी, बताइए कितनी होगी? यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लिट के बीच की दूरी आधी एवं स्लिट के और पर्दे के बीच की दूरी को दोगुनी कर दे, तो प्रिज्म की चौड़ाई होगी, कितनी होगी? आधी होगी, 1/4 होगी, दोगुनी होगी, 4 गुनी होगी। पढ़ा होगा आपने यंग का दिस्लिट प्रयोग, तो वहां पर आपको पढ़ने में मिला भी होगा। तो देखो, ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगी हमेशा 4 गुनी, कितनी? 4 गुनी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अब यहाँ पर आप तो बोलेंगे सर ये कैसे होगा 4 गुना, तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम की सहायता से। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिज्म की चौड़ाई का ये जो फॉर्मूला होता है, ये वाला होता है,
लैम्डा डी अपॉन डी वाला। तो इसको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट हम कर सकते, क्लियर। और जब इसका हल हम करते तो निकल कर हमारा 4 टाइम्स ही आता है, ये देखिए 4 टाइम्स, तो इसलिए 4 गुनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती? विच ऑफ द फ्लोइंग इफेक्ट शो बाय अल्टरनेटिंग करंट? जो एसी करंट होता है वो कौन सा प्रभाव शो नहीं करता? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा प्रभाव शो करता है। यानी कि जो एसी करंट होता है उसका अलग नेचर होता है, डीसी करंट का अलग नेचर होता है। जो एसी के गुण है वो डीसी में नहीं है, जो डीसी में है वो एसी में नहीं है। तो यहाँ पर है कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, बताइए। नहीं, यहाँ पर कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, अगर नहीं है तो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? रासायनिक, ऊष्मीय, चुंबकीय या उपयोग सभी? सोच के बताओ। तो देखो यहाँ पर एसी करंट है ना, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर रासायनिक तो नहीं करेगी वो, और चुंबकीय भी नहीं करेगी, ऊष्मीय प्रभाव हीट वाला करेगी। तो राइट ऑप्शन हमारा बी होगा, ऊष्मीय। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर फिर ये रासायनिक कौन करता है, चुंबकीय कौन करता है? ये करता है डीसी करंट, लिख सकते हो आप, डीसी करंट करता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये रासायनिक प्रभाव कैसे होता है, चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है, और ऊष्मीय प्रभाव ऐसी किस प्रकार से करती है? तो चलो इनको मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट को। तो जैसा कि जो डीसी करंट है ये शो करता है आपका केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव कौन शो करता है? डीसी करंट। एसी कभी नहीं करता। एसी यानी कि जो आपके घरों में जो लाइट आ रखी है ना, वो कभी भी पानी को तोड़ नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ बैटरी तोड़ सकती है जिसमें डीसी करंट है। तो जैसे आप पानी लेकर उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो पानी आपका टूट जाता है, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में टूट जाता है। पहले क्या था ये H2O, लेकिन अब लाइट प्रवाहित करते ही O2 और H2 में टूट गया, यानी कि हाइड्रोजन गैस हमको मिल गई और ऑक्सीजन गैस हमको मिल गई। तो ये रासायनिक प्रभाव कहलाता है डीसी करंट का। ये एसी से पॉसिबल नहीं है। अगर ये आप प्रयोग आपके घर की लाइट से करते हो ना तो उसमें नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें प्लस माइनस चेंज होता रहता है, लेकिन डीसी करंट में नहीं हो पाता चेंज। तो इसीलिए ये डीसी से पॉसिबल होता है आपका रासायनिक प्रभाव। और दूसरा जो डीसी का इफेक्ट है वो है चुंबकीय प्रभाव। जब आप ऐसे खील लेकर इसमें जो एक तार आता है तांबे का, इसे लपेट कर अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो ये खील चुंबक की तरह व्यवहार करती है ना। तो ये आपका क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव होता है। तो ये भी डीसी करंट ही शो करता है। आपका घरों की लाइट जो एसी है वो नहीं करती, वो तो सिर्फ हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे हीटर हीटर चला सकते हो आप एसी करंट से, जिससे आपकी सर्दी दूर हो जाए। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर ये इतने अच्छे अच्छे डायग्राम कहाँ पर मिलेंगे और ये सारे पीडीएफ हमको कहाँ पर मिलेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप चेकआउट कर सकते हो ज्वाइन होके। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे दे रखा है, जाकर देख लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।